अब पढ़ रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए, जैसे एक ये सरफेस है, ये मान लो फ्लोर है, ये क्या है, फ्लोर है, और एक बॉल ऐसे आ रही है, टेढ़ी आ रही है, और जब फ्लोर से टकराएगी तो कैसे जाएगी बच्चा, ऐसी टेढ़ी जाएगी ना। ये मान लो क्या है, बॉल, ठीक है, और जितने एंगल से आई है, मान लो 30 डिग्री एंगल से आई है, तो 30 डिग्री एंगल से क्या होगी, जाएगी। उसी तरह बेटू लाइट साउंड भी होता है। साउंड को कोई भी सरफेस मिलता है, तो जैसे मान लीजिए साउंड ये आ रहा है और यहाँ टकराया, ठीक है, तो ये साउंड आया और ये साउंड गया, तो जितने एंगल पे साउंड आया उतने एंगल पे ही जाएगा। मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। जितने एंगल पे आएगा साउंड उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगा। जस्ट साउंड बिहेव लाइक अ बॉल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्ट। अब हम बात करते हैं इको की। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि साउंड लाइफ इन ईयर इज 0.1 सेकेंड। साउंड की जो लाइफ है हमारे कानों में वो है 0.1 सेकेंड। जैसे किसी ने हेलो बोला तो वो हेलो हमारे कान में कब तक रहने वाला है, 0.1 सेकेंड तक रहने वाला है। इफ अनदर साउंड कम बिफोर 0.1 सेकेंड इट विल नॉट बी डिस्टिंग्विश। अगर कोई साउंड 0.1 सेकेंड के पहले आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, तो वो साउंड हमें समझ में नहीं आएगा। बट इफ रिफ्लेक्टेड साउंड कम्स आफ्टर 0.1 सेकेंड इट विल बी हर्ड। अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आता है तो वो हमें सुनाई देगा, इट विल बी हर्ड। एंड दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज नोन एज इको। और इसी रिफ्लेक्टेड साउंड को हम क्या बोलते हैं, इको। ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने बोला हेलो बोला, तो ये हेलो मेरा क्यों नहीं गूंजा, क्योंकि जब मैंने हेलो बोला तो मेरे सामने मोबाइल है, मेरा साउंड मोबाइल में गया, मेरा साउंड इस टेबल में गया, मेरा साउंड इस वॉल पे गया। अब साउंड की स्पीड बहुत फास्ट होती है, कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये साउंड ये टकरा के, क्योंकि ये साउंड बॉल की तरह बिहेव करेगा, ये टकरा के मेरे कान में वापस आ रहा है, और ये कान में मेरे वापस आ रहा है 0.1 सेकेंड के पहले ही आ रहा है, ठीक है। और जो 0.1 सेकेंड के पहले आएगा तो वो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो एक ही बार मुझे हेलो समझ में आया अपना बोला हुआ। तो एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, क्या वो डिस्टेंस चाहिए कि साउंड जब लौटे टकरा के तो वो हमें हर्ड हो, मतलब इको हमें समझ में आए, ठीक है। तो वो उस डिस्टेंस को कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ईजी है। मान लो एक ये सरफेस है और ये साउंड है, ये हमने बोला यहाँ से साउंड गया, ये मान लो स्पीकर है, ठीक है, और ये साउंड जा रहा है। जब ये साउंड जा रहा है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ये साउंड वापस आ रहा है, ये साउंड गया और ये साउंड क्या आया, वापस। और ये कोई हमारा हार्ड सरफेस है, ये हमारा कोई है हार्ड सरफेस है। अब साउंड की जो स्पीड होती है गैस में या एयर में, वो क्या होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है डी है, ठीक है। अब ये जो हम जानते हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी होती है, 340 होती है, टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 2d है, d जाने का d लौटने का 2d, ठीक है। तो हमारा d क्या हो जाएगा, 340/2, और टाइम तो हम जानते हैं कि ये साउंड लौट क्या आएगा, तो उसको टोटल समय 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगना चाहिए, तो हम 0.1 सेकेंड ही अभी रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 17 मीटर, 17 मीटर। तो कम से कम 17 मीटर डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए अगर हमारे रिफ्लेक्टेड साउंड को, अगर हमारे साउंड को जो जा रहा है
और उसको डिस्टेंस कितनी मिल जाए 17 मीटर। तो जब वो लौट के आएगा तो उसको जो टाइम लगने वाला है 0.1 सेकंड से ज़्यादा ही लगने वाला है। तो जब वो लगेगा 0.1 सेकंड से ज़्यादा तो हमें अपना ही साउंड दोबारा सुनाई देगा। उसको क्या हम क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। जैसे आप पहाड़ियों में जाते हो और आप तेज़ से चिल्लाते हो तो दूर एक चट्टान होती है, उसकी जो दूरी है 17 मीटर से ज़्यादा ही होगी कंफर्म। और जब वही साउंड आपने हेलो बोला तो वही हेलो आपको लौट के आएगा, ठीक है। तो आप समझ में आया होगा वो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इको, और ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इको में जो महान फॉर्मूला है वो जो आपको याद रखना है वो होता है टी, कुछ भी निकालने को ज़्यादा टी पूछता है तो टी इक्वल टू ये हो जाएगा 2D/v, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके इको के लिए, T इक्वल टू 2D/v। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल करते हैं। मान लेते हैं ये एक टावर है और यहाँ पे पानी है, ये क्या है, पानी है। और बच्चा जो टावर की हाइट है, ठीक है, वो हाइट है 500 मीटर। कितनी हाइट है, 500 मीटर। यहाँ से कोई पर्सन एक पत्थर को ड्रॉप करता है, स्टोन इज ड्रॉप, एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं। पत्थर जब पानी में टकराएगा तो एक साउंड क्रिएट होगा और फिर ये साउंड जाएगा उसके कानों में। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद वो साउंड उसको सुनाई देगा। पहले पत्थर नीचे आएगा, कुछ समय लेगा, जब टकराएगा पानी से तो एक साउंड आएगा और वो साउंड फिर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो टोटल समय कितना लगा साउंड को पहुँचने को निकालना है। टोटल टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच ईयर, ये हमें निकालना है। तो पहले हम नीचे जाने का समय निकालते हैं कि नीचे जाने का कितना समय लगेगा। तो जब भी कोई बॉल ड्रॉप होती है तो नीचे जाने का समय होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2h/g। क्या फॉर्मूला होता है, 2h/g। इस फॉर्मूले हम रख देते हैं। तो 2 × 500/10, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड लगेंगे उस पत्थर को नीचे आने में, ठीक है। अब साउंड ट्रेवल कर रहा है तो हम टाइम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 500, और वेलोसिटी कितनी होती है 340, तो 1725, ठीक है। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा t + t, मतलब 10 सेकेंड प्लस 25/17 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 175/17 सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा। इतना समय लगेगा साउंड को वापस आने में, कान तक आने में। अब हम एक देखते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मतलब होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के लिए साउंड का रहना या साउंड का बार बार गूंजना, ये होता है रिवर्बरेशन। जैसे सिनेमा हॉल जाते हैं, किसी एक्टर ने कोई डायलॉग बोला कि कोई भी डायलॉग बोला, ठीक है, तो वो डायलॉग अगर वो बार बार गूंजे तो कैसा लगेगा, मज़ा आएगा क्या, नहीं आएगा ना मज़ा। अब तो वो थिएटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, 17 मीटर तो उसको मिल ही जाएगा, तो इको हो जाएगा। तो इको हो जाएगा और हर जगह से होगा, सामने वाली वॉल से, ऊपर सीलिंग से, सबसे जगह होगा। तो बार बार वो साउंड क्या होगा, गूंजेगा। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, या इसको बोल सकते हैं मल्टीपल इको। मल्टीपल इको, जब बार बार इको हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन का रोकने का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन टू स्टॉप रिवर्बरेशन। तो सोल्यूशन क्या है, जो वॉल्स होती हैं उनको कॉटन से फिल कर दिया जाता है। वॉल्स आर फिल्ड विथ कॉटन। तो कॉटन से क्यों किया जाता है, बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। कॉटन क्या होता है, बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है साउंड का। तो जब एक बार साउंड जाएगा, इको क्यों होता है, रिफ्लेक्शन से होता है। अब कॉटन के पास जब साउंड जाएगा वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कॉटन पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो इको कहाँ से होगा, जब इको ही नहीं होगा तो साउंड बार बार नहीं गूंजेगा, तो रिवर्बरेशन भी नहीं होगा। तो सिनेमा हॉल की वॉल्स में ही कॉटन उन लोग पूछ देते हैं, ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन निकल आता है।
अब हम बात करेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की लाउडनेस की हम बात करेंगे। तो साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव में, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो जैसे आपका झूला है, ठीक है, ये झूला ऐसे गया आराम से, ठीक है, तो इतना ही आगे पीछे जा रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि मीन पोजीशन से कितनी दूर जा रहा है। अब ऐसा झूला जा रहा है तो ज़्यादा जा रहा है ना आगे पीछे, तो एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होती है, लाउडनेस होती है, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है, मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर इज द लाउडनेस। लाउडनेस जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी। लाउडनेस क्या है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब इसमें लाउडनेस और भी चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपने एक ऐसा एरिया है, छोटा एरिया है, एक छोटा एरिया है, उसमें आपने हैमर किया, उसमें आपने हैमर किया छोटे एरिया में, एक बड़े एरिया में आपने हैमर किया, तो साउंड उतने ही से किया जितना आपने यहाँ, इतना जितना दम यहाँ लगाया उतना दम यहाँ लगाया। यहाँ पे साउंड ज़्यादा तेज़ होगा, क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, ठीक है। इसका एरिया क्या है, कम, और इसका जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा। ये आपका क्या है, हैमर, ठीक है। तो साउंड एरिया, लाउडनेस एरिया भी डिपेंड करता है। मोर इज़ द एरिया, मोर इज़ द लाउडनेस, उतना ही ज़्यादा क्या होती है, लाउडनेस होती है। अब जो लाउडनेस है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे जस्ट पास में खड़ा है तो उसको साउंड तेज़ सुनाई देगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर दूर चले जाए तो वही साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आवाज़ तेज़ नहीं करूँ तो उसको वही साउंड क्या करेगा, धीमे सुनाई देगा। तो लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मोर इज़ द डिस्टेंस, मोर इज़ द डिस्टेंस, लेस इज़ द लाउडनेस, उतनी कम क्या होती है, लाउडनेस होती है। जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, लाउडनेस क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। फिर जब कोई नॉर्मल बात करता है, विस्परिंग होती है, तो 0 to 5 डेसिबल होती है, ठीक है। किस में नापा जाता है, डेसिबल। डेसिबल क्या होती है, यूनिट ऑफ लाउडनेस। और जो डीजे वगैरह बजते हैं वो 80 to 100 डेसिबल में बजते हैं। जो डीजे का साउंड होता है वो क्या होता है, डीजे साउंड 80 to 100 डेसिबल। सो आई थिंक आपको ये लाउडनेस थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखेंगे कैरेक्टर। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, जैसे इंसान है, इंसान का क्या कैरेक्टर है, कि इंसान अच्छा है, बुरा है, लंबा कैसा है ना, तो कितने मार्क्स आए, क्या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ऐसे साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। पिच मतलब क्या होता है, श्रिलनेस ऑफ साउंड। साउंड कितना श्रिल है, तीखा है, पतला है। जैसे लड़कियों की आवाज़ तीखी होती है, पतली होती है। घुंघरू की आवाज़, मच्छर जब भिनभिनाता है, मधुमक्खी भिनभिनाती है, तो श्रिलनेस ज़्यादा है, ठीक है। तबले की फ्लैट आवाज़ है, ड्रम की फ्लैट आवाज़ है, धम धम, ठीक है, तो उसकी पिच कम है। लेकिन जो जितना श्रिल साउंड होता है उसकी पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फीमेल पिच इज़ मोर देन मेल पिच। पिच किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। जैसे आप बांसुरी बजा रहे हो, ठीक है, आप एयर में बजाए, आप पानी के अंदर बजाए, तो आपने मीडियम चेंज कर दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी जब तक आपका सोर्स चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब लाउडनेस हमने डिस्कस कर लिया था। लाउडनेस क्या होता है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी, ठीक है। अब लायन साउंड इज लाउडर, ठीक है। लायन का साउंड क्या होता है, लाउडर। जब लायन दहाड़ता है ना, पूरे जंगल में आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। अब क्या होता है लाउडनेस डिपेंड करता है हम कितना मुंह खोल रहे हैं। जैसे
अब बहुत तेज़ आप दहाड़ नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते इतना मुंह खोलते हुए, है ना, आपको मुंह ज़्यादा खोलना ही पड़ेगा अगर आपको तेज़ बोलना है। देखो तो मैंने तेज़ बोला तो मुंह ज़्यादा मेरा खुला, ठीक है। तो 2% अब लायन साउंड इज़ लाउडर, ठीक है। तो आई होप आपको लाउडनेस थोड़ा समझ में आई होगी, अभी जस्ट अपने डिस्कस भी किया था। तो अगर दो बॉयज़ हैं, ठीक है, राम और श्याम, ठीक है, एक राम एंड श्याम, दो बॉयज़ हैं, ठीक है। तो इन दोनों बॉयज़ हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बच्चा लगभग क्या होगी, सेम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन मान लो एक तेज़ से बोल रहा है और एक हल्के से बोल रहा है, एक तो जो तेज़ से बोला है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी और जिसको धीमे बोला है उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है और लाउडनेस डिफरेंट हो सकते हैं। फिर क्वालिटी होता है, क्वालिटी मतलब क्वालिटी मतलब हम समझते हैं, पिच को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। पिच ग्राफिकली क्या होता है, आप देखिए जैसे एक ये वेव है, ठीक है, मतलब ये पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस हुए हैं और आप इसको देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो ये टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। ये एक्सिस में हम क्या नापते हैं, टाइम पीरियड, और इस एक्सिस में नापते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस एक्सिस में क्या नापते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड तो हमने आपको बता दिया था क्या होता है। ग्राफ में टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे आपने ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है, ये होता है एक टाइम पीरियड क्योंकि ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया, तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगता है, वो होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो पहले पार्टिकल आगे जाता है, फिर पार्टिकल पीछे जाता है, तो टोटल समय इतना लगा। तो ये देखो और ये देखो, तो टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है, देखो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है ना, इसका टाइम पीरियड कम है। तो हमने क्या सीखा था, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। तो बच्चा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। अगर हम लाउडनेस की बात करते हैं बेटू, लाउडनेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अब देखिएगा टाइम पीरियड लगभग सेम है। देखो जितने दूर ये है उतने ही दूर ये है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट नापा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कम है, इसका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, क्योंकि लगभग टाइम पीरियड क्या है, सेम है, लगभग टाइम पीरियड क्या है, सेम है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम, और इसका एम्पलीट्यूड है ज़्यादा। इसका लाउडनेस कम है और इसका लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है। अब तो आई होप आप समझ लोगे एम्पलीट्यूड और कैसे फ्रीक्वेंसी पहचानते हैं। थर्ड, क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या होता है, मान लो एक अंधेरा कमरा है और दो लोग बैठे हुए हैं, मुझे उसमें दो लोग दिख नहीं रहे हैं, वो मेल हैं फीमेल है कुछ भी है, ठीक है। और मान लेते हैं कि दोनों मेल हैं, ठीक है, दोनों मेल हैं और दोनों का नाम है, एक का नाम मालिक उत्कर्ष है और एक है रमेश है, ठीक है। उत्कर्ष रमेश ने दोनों बोला हेलो, ठीक है। तो दोनों लड़के हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। दोनों ने आराम से हेलो बोला तो लाउडनेस भी होगा सेम। फिर मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों मान लो स्टूडेंट हैं, फिर मैं समझ जाऊंगा उत्कर्ष कौन है और रमेश कौन है, मतलब उनकी क्वालिटी अलग है। जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे सबकी क्वालिटी भी क्या होती है, अलग अलग होते हैं। आप आवाज़ से पहचान जाते हो कि बोल कौन रहा है। जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन, कितनी भारी आवाज़ है और डीप आवाज़ है, तो अगर अमिताभ बच्चन बोलेंगे तो पहचान ही जाओगे अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, तो वो उनकी क्वालिटी है, क्या, ठीक है। तो क्वालिटी जो होता है वो कैसे डिनोट होता है, देखो जैसे एक साउंड ऐसा है और एक साउंड ऐसा है, तो देखो लगभग दोनों के फ्रीक्वेंसी भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और लगभग एम्पलीट्यूड भी बराबर है, जितना ऊंचाई है उतना ये ऊंचा है। तो लाउडनेस भी क्या है, लाउडनेस भी क्या है, सेम है, लाउडनेस भी क्या है, सेम है। फिर भी देखो वेव का शेप अलग है ना, इस वेव का ऐसा है शेप और इसका वेव का क्या है, तीखा है, थोड़ा शार्प है, ठीक है। तो क्वालिटी डिफरेंट है, क्या है, क्वालिटी डिफरेंट। अगर शेप चेंज हो जाता है तो क्वालिटी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट। जितना तीखा होता है, शार्प होता है, वो बैड क्वालिटी होती है, जितना स्मूथ होता है वो अच्छी क्वालिटी होती है। मतलब सिंगर, ये आवाज़ किसी सिंगर की होगी और ये नॉर्मल पर्सन की होगी, ठीक है। सिंगर की आवाज़ अच्छी मीठी लगती है, सुरीली लगती है, तो क्वालिटी अच्छी है, तो कर्व स्मूथ कर्व होगा, और जितना तीखा होता है वो नॉइज में थोड़ा चला जाता है। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ग्राफिकल। अब आखिरी दो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है।
तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है, आपने ऐसा देखा होगा जिसको हिंदी में चोंगा बोलते हैं, ठीक है।